हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अली गुरसप यानी कि अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन बादिन मोहम्मद शाह खिलजी बहुत ही शानदार शासक हुआ। बहुत ही शानदार रणनीति रही, बहुत ही शानदार युद्ध अभियान रहे और बहुत ही शानदार इसका शासन काल रहा। इसने अपने जीवन में इतने कम समय में वो सब कुछ करने का प्रयास किया था जो एक महान शासक कर सकता है। हम बात कर रहे हैं सिकंदर द्वितीय सल्तनत का समुद्रगुप्त और भाग्यशाली व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी को जानने के लिए, पूरा इसको समझने के लिए आप इस लेक्चर को पूरा सुनिए, इस लेक्चर को पूरा देखिए। इसके बाद तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न इससे अछूता नहीं रहेगा। ये जो वीडियो है तुम्हें प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में हेल्प करेगी, उसके साथ साथ मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उनका निदान करेगी। तो चलिए हम इस लेक्चर को समझने के लिए से स्टार्ट करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो लेक्चर है उसको हम दो पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे और जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हम उसकी जो विस्तृत थ्योरी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका जो मूल नाम था वो था अली गुरसप। ठीक है, इसका जो मूल नाम था वो था अली गुरसप। अली गुरसप का मतलब इसका बचपन का नाम। ठीक है, हर शख्स का एक नाम होता है, बचपन का नाम होता है। आप लोगों का भी कोई नाम होगा जो घर का नाम होता है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका बचपन का नाम था, मूल नाम था अली गुरसप और इसका जो जन्म है वो 1266 में कहाँ पे होता है? 1266 में होता है सिरसा में। ठीक है, सिरसा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो इसका जो राज्याभिषेक है वो 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है? बलवन का जो लाल भवन, ठीक है, बलवन का जो लाल भवन था इसके अंदर एक दौलत खाना ये जुलूस था। ठीक है, लाल भवन के अंदर जो है दौलत खाना ये जुलूस था। तो इसके अंदर 3 अक्टूबर 1296 के दिन जो होता है वो बलवन अपना राज्याभिषेक करवाता है। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि ये तुरंत दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करता है अपने चाचा जलालुद्दीन को मारने के बाद। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी उस समय काफ़ी नाराज़ थी किससे? अलाउद्दीन से, इसलिए इसने दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब जलालुद्दीन ने हत्या की थी, जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जलालुद्दीन जो होता है वो कैकुबाद और क्यूमर्स की जो हत्याएं इसके द्वारा करवाई जाती हैं, तो उसके बाद उसने भी दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर आती है। तो इसका जो राज्याभिषेक है वो 3 अक्टूबर 1296 को हो जाता है और ये जो उपाधि धारण करता है, ठीक है, ये जो उपाधि धारण करता है वो उपाधियां महत्वपूर्ण हैं और आपको याद भी रखनी है। ठीक है, इसके द्वारा जो उपाधि धारण की जाती है वो है अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन। ठीक है, ये वादिन मोहम्मद शाह खिलजी, काफ़ी बड़ी है लेकिन याद होनी चाहिए। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी इसकी प्रथम उपाधि होती है जिसे ये धारण करता है। इसके बाद जो इसने महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी वो है सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय, ये जो इसकी उपाधि है वो इसके सिक्कों पर और जो सार्वजनिक जगह थी वहाँ पर इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से अंकित किया गया है। उसके बाद जो उपाधि थी सल्तनत का समुद्रगुप्त, ये जो उपाधि थी ये दी थी इतिहासकार लेनपुल। ठीक है, स्टीनली लेनपुल जो थे, आप लोगों ने कई जगह इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इन्होंने सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा किसको? अलाउद्दीन को। और इसके बाद इनको भाग्यवादी व्यक्ति कहा था और वो कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो ये इनकी 3 से 4 उपाधियां हैं, ये तुमको याद होनी चाहिए कंठस्थ, अगर तुम अलाउद्दीन खिलजी को समझना चाहते हो, क्योंकि उपाधियों का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में।
छोटे छोटे क्वेश्चन बन के निकल आते हैं और कोई भी पूछ भी लेता है, ठीक है, कि भाई द्वितीय सिकंदर किसको कहा गया है, सल्तनत का समुद्रगुप्त किसको कहा गया है। इसलिए एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो मौखिक रूप से याद होनी चाहिए, ठीक है। इनको कॉपी में लिखकर भरने की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी दिमाग के अंदर डालने की आवश्यकता है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो खुतबा था वो गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया, ठीक है। अब बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में आए होंगे कि आखिर खुतबा होता क्या है, जो खुतबा है वो होता क्या है। खुतबा यानी कि जो शुक्रवार की जो नमाज होती है उसके बाद जो धार्मिक उपदेश दिया जाता है, धार्मिक उपदेश दिया जाता है। आज की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय क्या होता था, किसी भी शासक, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी भी खास शख्सियत ये भी अपना खुतबा निकलवाते थे, ठीक है। तो मैं तुम्हें इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, इस इमेज में तुम्हें दिख रहा है एक धार्मिक खुतबा यहाँ पर पढ़ा जा रहा है और कुछ लोग उसको बैठ के सुन रहे हैं। तो ऐसा ही खुतबा पढ़ाया था उन्होंने जामा मस्जिद में। कहाँ की जामा मस्जिद? गजनी की, ठीक है। अमीर खुसरो ने क्या किया, अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है। क्या कहा है? विश्व का सुल्तान कहा है, युग का विजेता कहा है और जनता का चहवाहा कहा है, यानी कि जनता को चाहने वाला कहा है, ठीक है। तो 3 से 4 उपाधियां तो अकेले किसने दे दी? अमीर खुसरो ने दे दी। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां अमीर खुसरो ने दी। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ये भी उपाधि दी। तो कितनी सारी उपाधियां जो हैं वो हो गई और प्रत्येक उपाधि जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों को इनमें से आप 2 उपाधि बताओ इंपॉर्टेंट, कोई उपाधि इंपॉर्टेंट नहीं है और जो हैं तो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी को भी स्किप नहीं करना। इसके बाद देखिए कुछ इतिहासकार होते हैं वो भी उपाधियां देती है। मोहम्मद हबीब ने क्या कहा है कि मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है, ठीक है, राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही होता है। ये किसने कही है? मोहम्मद हबीब ने कहा है। इनकी हिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, जब आप मौका मिले तो पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा एस.आर. शर्मा जो हैं इन्होंने भी क्या कहा कि भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट कहा है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। जो एस.आर. शर्मा थे इन्होंने माना था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो प्रथम मुस्लिम सम्राट था इनके अनुसार। कई बार पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को किसके द्वारा कहा गया है, तो एस.आर. शर्मा के द्वारा कहा गया है। कहावतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका काफ़ी अलग योगदान होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं इनको स्किप कर देते हैं, कौन पढ़े छोरी, कौन पढ़े कहावतें, तो इसलिए इनका विशेष याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, वास्तव में इनका नाम है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इनकी जो तुलना है वो बिस्मार्क से की है। किससे की है? बिस्मार्क। आपको याद होगा बिस्मार्क कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो बिस्मार्क से तुलना की है इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। और इतिहासकार जो स्मिथ रहे हैं, कौन रहे हैं? इतिहासकार जो स्मिथ रहे हैं उन्होंने इनके जो शासन है उसको लज्जापूर्ण बताया है। किसने? स्मिथ ने। स्मिथ इतिहासकार थे, इन्होंने बताया था कि इनका जो शासनकाल है वो लज्जापूर्ण है, बिल्कुल बेकार है। इनके समय पे बहुत सारी हिंसा हुई थी और बहुत सारी निर्मम हत्याएं की जाती हैं और शासन व्यवस्था काफ़ी अस्त व्यस्त रहती है। तो ये कहा था स्मिथ ने। अब देखिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, ठीक है। क्या कहा था? अलाउद्दीन ने कहा था मैंने कुरान नहीं पढ़ा। अलाउद्दीन ने ये बात कही थी मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा और ना ही कभी रोजे रखे हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो रोजे रखते हैं, तो मैंने कभी भी रोजे नहीं रखे और ना ही शुक्रवार की नमाज में कभी सम्मिलित हुआ। फिर भी क्या हूँ? एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है। तुमको याद रखना है ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी, कभी रोजे नहीं रखे, कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित नहीं हुआ, तो भी मैं क्या हूँ? एक सच्चा मुसलमान हूँ, ठीक है। क्योंकि उनका मानना ये था कि तुम जो है कोई क्रियाकलाप करते हो या कोई कर्मकांड करते हो तो उसी से तुम एक सच्चे इंसान नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग कोई भी धार्मिक कर्मकांड होता है वो करते हैं, उसके बावजूद भी क्या वो अच्छे होते? नहीं होते, तरह तरह के वो काम करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था मैंने कुछ नहीं करता, फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आगे जलालुद्दीन की जब मृत्यु होती है
तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग घटना होती है, तुमको याद होगा कि अलाउद्दीन जो होता है वो जलालुद्दीन को मरवा देता है, और उसके मर जाने के बाद जब वो दिल्ली की तरफ आता है तो इधर का जो दिल्ली की जो स्थिति होती है वहाँ पर कई बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं कि जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे छोटा पुत्र था, ठीक है, कौन, रुकनुद्दीन इब्राहिम। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रुकनुद्दीन इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। इसको क्या है, सुल्तान घोषित करवा दिया जाता है। अब सुल्तान घोषित करवा दिया जाता है तो किसके द्वारा सुल्तान घोषित करवा दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब जलालुद्दीन की मृत्यु की खबर जो है वो दिल्ली पहुंचती है, ठीक है, जब ये बात दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली के जो अमीर थे और उसकी जो पत्नी थी, किसकी, जलालुद्दीन की जो पत्नी थी मलिका ए जहां, और कुछ अमीरों के द्वारा रुकनुद्दीन इब्राहिम को क्या किया जाता है, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। वही जलालुद्दीन का पुत्र भी था अरकली खां। मैंने बताया था ना, अरकली खां जो था वो उस समय मुल्तान में बैठा हुआ था, उसको शासक घोषित नहीं किया, इसलिए वो नाराज हो गया और मुल्तान से नहीं आया, मुल्तान में ही बैठा रहा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन की जो स्थिति होती है उसको और ज़्यादा सरल बना दिया जाता है, किसके द्वारा, अरकली खां के द्वारा। अरकली खां अगर उस समय वहाँ पर पहुँच जाता तो स्थिति और ज़्यादा जटिल हो जाती, ठीक है, स्थिति जो है वो और ज़्यादा जटिल हो जाती, क्योंकि अरकली खां चाहता था कि मुझे शासक घोषित किया जाए, ठीक है, लेकिन उसे शासक घोषित नहीं किया जाता। अब लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो मौका नहीं गंवाता, और जैसे ही वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो अपने जो सेवक होते हैं उनके दो इम्पोर्टेंट सेनापति थे, उलूग खां और जाफ़र खां, ठीक है, इनको मुल्तान भेजता है। कहाँ भेजता है, मुल्तान भेजता है, और जलालुद्दीन के परिवार के जो लोग थे इनकी हत्या करने के लिए इनको भेज देता है कि जाओ और पूरे परिवार को ख़त्म कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी जो भी, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो होता है इनके पूरे परिवार को मरवाने के लिए भेज देता है, ठीक है। आगे देखिए कि वो मरवाता है नहीं मरवाता, उसकी बात जो है वो आगे आएगी। इसकी उपाधियाँ, कुछ लोगों को ये उपाधियाँ देता है, एक तो उपाधि धारण करता है, एक दूसरे को उपाधि देना भी होता है, ठीक है। तो ये जो उपाधि देता है, देखिए सबसे पहले उपाधि देता है अलमास बेग को। किसकी उपाधि देता है, उलूग खां की। अब क्या होगी साहब, अलमास बेग कौन था, तो अलमास बेग था इसका भाई था, ठीक है, अलमास बेग जो था वो इसका भाई था, और उसी के द्वारा दिल्ली के जब एक अभियान पर गया हुआ था तो दिल्ली के दरबार से पूरी सूचना इसी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब आगे जब भी उलूग खां का नाम आए तो याद करना वो अलमास बेग होगा, ठीक है। उलूग खां का जब भी उल्लेख आए तो तुम लोग समझ जाना, क्योंकि उपाधि के नाम से ज़्यादा जाना जाता है लोगों को। दूसरा आता है नसरत जालंधरी, इसको उपाधि दी थी नसरत खां की। तीसरा जो आता है वो आता है संजर। अब तुमको कमेंट सेशन में बताना है, संजर का नाम पहले भी आ चुका है, ये कौन था, ठीक है। पिछली की वीडियो में मैंने संजर के बारे में बात की थी, इसको अलप खां की उपाधि दी जाती है। और मलिक यूसुफ, इसको जफ़र खां की उपाधि जो है वो दी जाती है। तो चार उपाधियाँ, उलूग खां, नसरत खां, अलप खां और जफ़र खां, ये चार उपाधियाँ जो है अलाउद्दीन प्रदान करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वह है मंगोलों का विद्रोह। मंगोल जो हैं उनका विद्रोह होता है, और इस किस प्रकार ये विद्रोह को दबाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए 1299 में क्या करता है, जो मंगोल थे उन्होंने विद्रोह कर दिया गुजरात में, और लूट मार जो है वहाँ पर क्या कर दी, शुरू कर दी। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए ये नसरत खां, ठीक है, इसको सही कर लेना, खाने को खां कर लेना, तो नसरत खां को ये जो है वो भेजता है, और नसरत खां जो होता है वो इस विद्रोह को दबा देता है, और जो भी लोग इस विद्रोह में शामिल थे उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि जो पत्नियाँ थी, उनके बच्चे थे, उनको भी मरवा दिया जाता है, ठीक है। बहुत भयंकर सजा दी थी,
इतिहासकार बर्नी था, उसने कहा था, क्या कहा था कि जो मिस्र के शासक होते थे वो जितना खून बहाते थे उससे ज़्यादा खून अलाउद्दीन खिलजी ने बहा है। ये बात कही थी इतिहासकार बर्नी ने। तो यहाँ पर जो जिन्होंने विद्रोह किया था, उनकी पत्नी थी, उनके जो बच्चे थे, उनकी भी निर्मम हत्याएं जो हैं वो कर दी जाती हैं। अगला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था अकत खां के द्वारा। अब ये कौन था? ये था अलाउद्दीन का भतीजा। ठीक है, अलाउद्दीन का भतीजा। देखिए जो संबंधी होते हैं उनके लिए थोड़ी सी तुम्हें याद रखनी है, बल्कि अकत खां जो था या फिर इनके भतीजे होते हैं या कोई और होता है तो वो सिर्फ सहायकता के रूप में काम करते थे, वरना इनके कितने रिश्तेदार होते थे तो आपको सबके बारे में जानकर रखना जरूरी नहीं है, केवल उन्हीं के बारे में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास में निभाते हैं। तो ये इनका भतीजा था, ये महत्वाकांक्षी था। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसने क्या किया था, अलाउद्दीन के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, केवल शासक बनने के उद्देश्य से। ठीक है, अब ये क्या करता है, तिलपत नामक जगह की बात कर रहा हूं मैं, तिलपत नामक जगह पर इस पर आक्रमण किया गया था। और इसने क्या किया था, इसको जब ये घायल हो गया था, कौन घायल हो गया था? अलाउद्दीन। तो इसको छोड़ देता है और सोचता है ये तो मर गया, अब मैं क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, लेकिन जब ये दिल्ली आ जाता है तो वहां पर मलिक दिनार, अब ये मलिक दिनार कौन था? जो हरम होता है ना, हरम, हरम का मतलब जो जहाँ पर युद्ध में जीत के लाई गई लड़कियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं और राजा जो होते हैं उनकी दासियाँ होती हैं, तो उस जगह का प्रमुख था मलिक दिनार। इसको ये बात पता लग जाती है और ये इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। देखो कितना नालायक था, मतलब उसको, एक तो उसको पूरा मारा नहीं, अलाउद्दीन को अगर वहीं पे उसको मार देता तो जीवन लीला समाप्त हो जाती। चलो वो घायल रह भी गया तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा? हरम में पहुँचा, रंग रलियाँ मनाने पहुँचा। ठीक है, तो अच्छा हुआ मर गया। अब देखिए ये भी तुम्हें याद रखना है, इसके संबंध में तुम्हें अलग अलग रणथंबोर अभियान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब इसने ये सब कुछ किया था तो वो रणथंबोर अभियान की बात थी। रणथंबोर अभियान जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो इसके अभियानों को पढ़ेंगे उसमें ये दोबारा से बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट विद्रोह किया था वो उमर और मुंगू खां ने किया था। ये दोनों बदायूं और अवध के जो इक़्तेदार थे ये विद्रोह करते हैं, छोटा सा विद्रोह होता है। इनके विद्रोह को भी ये क्या करता है? कुचल देता है, दबा देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट विद्रोह हुआ था, वो वहाँ के कुछ सामंत थे, कुछ अमीर थे, वो विद्रोह करते हैं, उनके भी विद्रोह को ये दबा देता है। अब क्या करता है, ये 4 प्रशासनिक अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, 4 प्रशासनिक अध्यादेश जारी करता है। अब आप लोग ये मत सोचना कि साहब वो कौन सा विद्रोह था, तो मैं तुम्हें बता दूं, हाजी मौला ने विद्रोह किया था, तो उसके विद्रोह को ये दबाता है। ठीक है, तो देखिए 4 प्रशासनिक अध्यादेश जारी करता है ये, और ये जो 4 प्रशासनिक जो अध्यादेश थे उनको विरोधी नियमों की संहिता के रूप में जाना गया। ठीक है, ये नोट कर लेना, विरोधी नियमों की संहिता कई बार पूछी गई है पेपर में कि विरोधी नियमों की संहिता किस शासक के शासनकाल में लागू की गई थी, या फिर विरोधी नियमों की संहिता जो है उसमें क्या क्या नियम कानून थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। देखिए इस संहिता में सर्वप्रथम जो व्यक्ति होते थे उनके पास जो एडवांस प्रॉपर्टी होती थी, जैसे दान में किसी को पैसे मिले हैं, किसी को भूमि मिली है, उपहार मिला है, पेंशन मिला है, तो उससे जो है अलाउद्दीन खिलजी उससे छीन लेता था, ले लेता था या हड़प लेता था। ठीक है, इसने जो भी लोग थे उनसे ये सारी चीज़ें क्या हैं, वापस छीन ली। और कुछ ही लोग ऐसे बचे थे जिनके पास पैसा था, वरना सारे लोग थे वो क्या हो गए, कंगाल हो गए। उनसे सोना चांदी जो था वो छीन लिया जाता है। अलाउद्दीन ने जो कर होते हैं, कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स लागू किए थे, कुछ नाम हैं जैसे चरी कर, करी कर, घरी कर। ठीक है, अब चरी कर, करी कर, घरी कर नाम तो मैंने बोल दिए, अब इनका मतलब भी तुम्हारा मन कर रहा होगा ना समझने का, सब इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए चरी कर में सीधी सी बातें होती हैं, जो पशु होते हैं ना, पशु में तुम गाय, भैंस, बकरी सबको शामिल कर सकते हो। तो इनके जो चराना होता था उन पर ये क्या है,
कर लगाया जाता था। चरी जो कर है इसमें पशुओं की चराई जो होती थी उस पर कर लगाया जाता था। अब जो आता है करी कर और घरी कर, ठीक है। देखिए करी कर जो होता है ये जो व्यावसायिक कर की श्रेणी में शामिल किया गया, और इसको घरी कर को मतलब होता था गृह कर। ये घर पर जो होता है गृह कर, जो घरेलू काम होते हैं उन पर ये कर लगाया जाता था, ठीक है। तो तीनों कर तुम्हें समझ में आ गए। अब देखिए द्वितीय अध्यादेश में इसने गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया था। जो गुप्तचर थे उनको पूरी अपनी शासन व्यवस्था में फैला दिया और कह दिया कि कोई भी अगर संक्षिप्त बातें करता है, कोई भी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जो शासन व्यवस्था के विरुद्ध हैं, उनके बारे में तुम्हें मुझे अवगत कराओगे आकर। तो इतनी अच्छी इसकी गुप्तचर व्यवस्था थी। अब इसमें जो नाम यहाँ पर आए हैं, एक वरीद होता है, एक मुनहियन होता है, ठीक है। अब बरीद शब्द जो है वो पहले भी आ चुका है। आपको याद है बरीद का मतलब क्या होता है? बरीद का मतलब होता है जासूसों का प्रमुख। जो जासूसों का नेता होता है उसको बोलते हैं बरीद, ठीक है। और या मुनहिस या मुनहियन, इसका मतलब होता है जासूस। ये दोनों शब्द भी नोट डाउन कर लेना अलग से। बरीद का मतलब होता है जासूसों का नेता, ठीक है। आगे देखिए इसने क्या किया था। अध्यादेश हो गया, द्वितीय अध्यादेश हो गया ये, ठीक है। तीसरा अध्यादेश में क्या था? तीसरे अध्यादेश में था कि शराब, भांग, गांजा, ठीक है, इन पर क्या करता है? ये प्रतिबंध लगा देता है, इन पर रोक लगा देता है, इनको बैन कर देता है अपने शासन काल में, ठीक है। ये जुबान का मतलब कर दो ना, पांसा होता है ना, वो खेलते हैं पासा, तो वो इसमें आता है। और इसने क्या किया था? जो मगपान होता है इसको भी निषेध कर दिया था। और चतुर्थ अध्यादेश क्या है? सरदारों के सामाजिक समारोह में जाने पर क्या लगा देता है? पाबंदी लगा देता है कि जो सरदार हैं, जो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाकर लीडरशिप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वहाँ जाकर षड्यंत्र रचते थे, तरह तरह की बातें होती थी, कई सारे सुल्तान आके मिल के बैठते थे, तो वो राजा के बारे में बातें करते, इसलिए उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और कह दिया कि अगर तुम्हें कोई सामाजिक कार्यक्रम करना है तो उससे पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी। किससे परमिशन लेनी होगी? सैयद खां वजीर से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो ऐसी इसने क्या की? व्यवस्था की। तो ये 4 अध्यादेश थे, चारों अध्यादेश तुमको याद रखने हैं, ठीक है। पहला तो क्या था? जो व्यक्तिगत संपत्ति थी उसको छीन लिया। दूसरा था गुप्तचर व्यवस्था अच्छी की। तीसरा था शराब, भांग, गांजा, जुआ जो भी थे उसको प्रतिबंधित कर दिया। और चौथा था सामाजिक कार्यक्रम थे उनमें सरदारों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। चारों तुम्हें मुझे लगता है याद हो गए होंगे। अब देखिए इसके समय क्या होता है? कुछ आक्रमण होते हैं, कुछ विद्रोह होते हैं, और कुछ में पहला पड़ेंगे मंगोल, क्योंकि मंगोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जब से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है तब से ये लोग हैं वो विद्रोह करते आ रहे हैं। देखिए अलाउद्दीन के समय जो है वो कुल 6 विद्रोह हुए थे, 6 आक्रमण हुए थे भारत पर, और उसका जो है हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो मंगोल उस समय का शासक था दवा खान, अच्छा नाम है दवा खान, ठीक है। इसने क्या किया था? अपने पुत्रों को भेजा था कि जाओ तुम क्या करो, दिल्ली पर आक्रमण करो। लेकिन खुद इसकी 1306 में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है किसकी? दवा खान की, ठीक है। दवा खान इसमें जो पहला था वो था कादर खां, ठीक है। कादर खां को कादर खान मत समझ लेना। तो ये पहला आक्रमण करता है 1298 ईस्वी में आक्रमण करता है। और इसके विरुद्ध जो गया था वो गया था जफर खान और उलुग खान, इन 2 को भेजा था। इनके बीच में जारन मंजूर का युद्ध हुआ था। इसमें क्या है? कादर खान जो था वो परास्त हो जाता है, ठीक है, हार जाता है और वापस लौट जाता है। दूसरा जो आक्रमण था मंगोलों का वो हुआ था सल्दी के नेतृत्व में, 1299 में आक्रमण होता है, ठीक है। इसको क्या किया था? जो जफर खां था इसने परास्त करके बंदी बना लिया था। इसी संदर्भ में जो तीसरा आक्रमण हुआ था वो हुआ था कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, ठीक है। कुतलुक ख्वाजा ने 1299 में आक्रमण किया था। इस युद्ध में जफर खान मारा गया, ठीक है। जफर खान जो था वो मारा जाता है और इसको जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ही मरवा देता है।
जब ये बीच युद्ध में फंस गया था जफर खान, तो इसने क्या किया था, अपने पैर पीछे खींच लिए थे और इसको अकेला क्या है उनके बीच में लड़ने दिया था, क्योंकि ये इसकी जो बढ़ता हुआ व्यक्तित्व था, बढ़ते हुए जो शक्तिशाली इसका जो ग्रोथ था, उससे ये चिंतित था। इसलिए क्या किया, इसको मरवा दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किली के मैदान में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, और द्वंद्व युद्ध हुआ था। इसमें ये विश्वासघात करता है कुतलुक ख्वाजा के साथ और इसको ये मरवा देता है, और जब ये मर जाता है तब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो युद्ध करता है और कुतलुक ख्वाजा जो होता है इसको क्या करता है, परास्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वासघात होता है जफर खान के साथ। ठीक है, याद रखना, जफर खान इस युद्ध में मारा जाता है। चौथा जो हुआ था वो हुआ था तारगी के नेतृत्व में। तारगी ने 1303 में आक्रमण किया था 1,20,000 घुड़सवारों के साथ। और आप लोगों को मालूम हो, जो आपने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो 1303 में कौन सा आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और जैसे ही ये चित्तौड़ से लौट के आता है तो इसे तारगी मिलता है, तो ये क्या करता है, सीरी के दुर्ग में घुस जाता है और 2 महीने उसी के अंदर रहता है। तारगी इसको घेर लेता है, लेकिन 2 महीने तक ये बाहर नहीं निकलता, तो ये वापस लौट जाता है। कौन? तारगी। अगर ये 1 महीने और इसको घेर लेता तो दिल्ली क्या होती, इसके हाथ से निकल जाती, लेकिन तारगी ने ऐसा नहीं किया। वापस से तारगी, अली बेग और तारका के तीनों आक्रमण करने आते हैं, लेकिन तारगी जो होता है उसकी रास्ते में ही अकारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके विरुद्ध मलिक नायक युद्ध करता है। मलिक नायक जो था वो एक हिंदू था। ये इनको क्या करता है, परास्त कर देता है और इन्हें सीरी के जो दीवार होती है उसमें इनको जिंदा चिन दिया जाता है, अली बेग और तारका को। इन दोनों को इसमें जिंदा चिन दिया जाता है। ठीक है, जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था कबक, इकबालमंद और ताइवू के बीच में। ये तीनों आए थे, कबक, इकबालमंद और ताइवू। 1306 में इन्होंने आक्रमण किया था। इनको जो है वो मलिक काफूर और गाजी मलिक ने क्या किया था, परास्त कर दिया। तो इस प्रकार जो मंगोलों के ये 6 आक्रमण थे, इनको परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद भी छोटे छोटे आक्रमण हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे ये, इस प्रकार अलाउद्दीन की शासन जो व्यवस्था होती है वो मंगोलों के आक्रमण से बच जाती है और ये सफलतापूर्वक इनको परास्त कर देता है। इस प्रकार मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत क्या होती है, सुरक्षित रह जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें गुजरात है 1298, रणथंभौर है 1301, चित्तौड़ है 1303, उसके बाद मालवा में होगा 1305, उसके बाद सिवान में होगा 1308, जालौर होगा 1311। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन जो विजय अभियान है उनको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें इस लेक्चर से संबंधित कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।